नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर Q&A टाइप सेशन। मिडल ईस्ट के वीडियो में 2 डाल चुका हूँ, उसमें कई सारे बीच में क्वेश्चंस भी आए, तो मैंने सोचा कि इसको भी एक Q&A बना के मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो आपको आसान रहेगा रादर देन लंबी स्टोरी बताना, यानी एक बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज रहेगा। तो हमने जो डिस्कस किया कि भाई प्रोसेस क्या रहता है, प्रोसेस तो समझ लिया होगा आपने कि आप किसी एग्ज़ाम दोगे, फिर आप एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, फिर आपका डेलीगेशन आएगा, आप इंटरव्यू दोगे और आपको प्लेसमेंट मान लो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। तो इसमें जो मोटा मोटा है कि भाई आपका किस कैटेगरी का जॉब होगा, क्या होगा, क्या सैलरी होगा, नेचुरली ये बनता ही ये लोगों का प्रश्न होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट आर द डिफरेंट, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, नर्सिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स में ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि भाई किस कैटेगरी के डॉक्टर्स के जॉब्स होते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। तो कैटेगरी ऑफ डॉक्टर्स के जॉब क्या होते हैं? नेचुरली देर आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो एक होता है कंसल्टेंट लेवल, हूँ ऊपर से नीचे चालू करा, नीचे से ऊपर। तो एक होता है कंसल्टेंट लेवल। तो कंसल्टेंट लेवल में क्या होता है, कंसल्टेंट है, उसके बाद आते हैं स्पेशलिस्ट आते हैं, उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार, और उसके बाद आते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। तो ये तो हो गई 4 कैटेगरी। दूसरा प्रश्न जो आ रहा है कि भाई कंसल्टेंट्स में क्या कोई डिफरेंस होता है, तो हाँ भाई है। तो प्रश्न ये है कि वहाँ 2 टाइप के कंसल्टेंट होते हैं। तो एक होता है कंसल्टेंट ए एंड कंसल्टेंट बी। सो नेचुरली द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंसल्टेंट ए एंड व्हाट इज कंसल्टेंट बी। नेचुरली नाउ कंसल्टेंट ए और बी का ये है, मान लो आपने यहाँ पर जो है आप MCH कंसल्टेंट यानी होता है आपको सुपर स्पेशलिटी का डिग्री चाहिए। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई मान लो मैंने अपने आप को बोला मैं MD हो गया, मेरे को मान लो 2, 3, 4, 5 साल में भी लोग अपने आप को कंसल्टेंट डिक्लेयर करते हैं। इस तरह से नहीं होता भाइयों, अपने आप को आप कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। MD MS के बाद आपको कुछ साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको प्रिविलेजेस चाहिए। आप किसी एक चीज़ में अपनी ब्रांच, मान लो एनेस्थीसिया हो गया, सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक, उसमें आप कोई एक्सपर्ट होने चाहिए और उसके आपके पास प्रिविलेज सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। तो मैं अपने आप को कंसल्टेंट नहीं बोल सकता। तो एक होते वो है, तो है आपको MCH या DM अगर आप हो, और अगर आप जो जॉब लगता है आप कंसल्टेंट बनते हो। इंडिया की डिग्रीज क्या वैलिड है? जी हाँ, इंडिया की डिग्रीज वैलिड है। ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ इंडिया की डिग्रीज वैलिड है। मान लो आप अगर USA UK जाते हो तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, वहाँ पर भी आप लाइसेंस एग्जाम देते हो, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस एग्जाम देते हो तो आपकी डिग्री वैलिड है और आपको डायरेक्टली उस पोजीशन में जॉब मिलता है। USA और UK और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आप कितना भी पढ़ लिए आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। आप लाइसेंस एग्जाम तो दे ही रहे हो, लेकिन लाइसेंस एग्जाम के बाद आपको यही माना जाता है कि आप MBBS प्लस इंटर्नशिप किए हुए डॉक्टर हो। आपको फिर से वहाँ MD MS और आगे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और उसके बाद ही आप वहाँ पर एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हो। This is a basic difference that your degree is valid. So once you get license exam you can go. तो कंसल्टेंट बी हम बोलते हैं, कंसल्टेंट बी वो है जो इंडिया में मान लो DM या MCH किया है और वो लाइसेंस एग्जाम पास करता है, तो ही बिकम्स कंसल्टेंट बी। तो कंसल्टेंट ए क्या है? तो कंसल्टेंट ए वो है जिसने मान लो यहाँ DM किया हो, DM ना भी किया हो, मान लो कोई MD MS किया, मान लो कोई UK चले गया और वहाँ से उसने FRCP FRCS FRCA जो है वहाँ की डिग्रीज हासिल की है, और मान लो अमेरिका की डिग्री है, कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की डिग्री है। तो इन सभी जो वेस्टर्न सेटअप है उनकी अगर डिग्री है आपके पास तो आपको कंसल्टेंट ए माना जाता है। हैरान करने वाली बात है, गोरों के ऊपर हम आज भी यानी वही करते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट है, उनका भी कॉलोनियल माइंडसेट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि भाई उनकी सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है। मान लो आप FRCS FRCP FRCA अगर करते हो या MRCA MRCP MR जो भी करते हो, तो वो मानते हैं कि भाई आपका नॉलेज आपकी प्रैक्टिस उस तरह से रिफाइन होती है, उस तरह से प्रोटोकॉल बेस्ड होती है जो इनकी हॉस्पिटल में सूट होता है। तो कंसल्टेंट ए हो गया और कंसल्टेंट बी हो गया, हो गया ना क्लियर? कंसल्टेंट ए वो है जिसके पास फॉरेन की मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज की डिग्री है, और कंसल्टेंट बी हो गया जिसके पास इंडियन डिग्री है, DM MCH किया है, वो होता है कंसल्टेंट बी। तो आगे जाते हैं। तो ये हो गया भाई सैलरी, मैंने आपको 4 हो गया जो बता दिया है। कंसल्टेंट हो गया, फिर हो गया स्पेशलिस्ट हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, और हो गया रेजिडेंट। अब कंसल्टेंट में भी A और B, तो ये सब का भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि भाई डिफरेंट सैलरीज यानी सैलरीज
कैटेगरी क्या क्या है। मैं जब था तो मैं एज अ स्पेशलिस्ट इन एनेस्थीसिया एंड आईसीयू हुआ करता था। दोस्तों ये मानना है कि एनेस्थीसिया जो होते हैं बहुत ही रेयर ब्रांच है, वहाँ पर बहुत मानी जाती है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है। वो मैं आऊँगा कि कौन सी अदर ब्रांचेज रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप जब एनेस्थेटिस्ट होते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आईसीयू भी जानते हैं, आईसीयू क्रिटिकल केयर में भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यानी ये नहीं है कि भाई आप डायरेक्टली, मान लो कोई होता है कि मान लो उन्होंने एनेस्थीसिया के बाद 3-4 साल आईसीयू काम किया है तो वो बोल सकता है कि भाई मैं सिर्फ आईसीयू में काम करूंगा। वैसे भी जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है इन अ हॉस्पिटल, इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो है वो छोटी तो नहीं, कई डिस्ट्रिक्ट की बड़ी जो हॉस्पिटल होती है, मेरी जो हॉस्पिटल थी 250 से 300 बेड की हॉस्पिटल थी, और स्टेट लेवल जो होती है, स्टेट लेवल स्टेट कैपिटल की जो होती है मेन हॉस्पिटल, तो एक ही सिटी में स्टेट कैपिटल की भी हॉस्पिटल है, फिर डिस्ट्रिक्ट की भी हॉस्पिटल है। क्योंकि मान लो आज मैं अहमदाबाद बोलता हूँ तो अहमदाबाद कैपिटल सिटी भी है, मेन सिटी भी है, तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी है, तो मेरी डिस्ट्रिक्ट की भी हॉस्पिटल है। वैसे स्टेट की जो कैपिटल, जैसे बीजे मेडिकल बड़ा हॉस्पिटल हो गया, लेकिन दूसरी भी तो है ना हॉस्पिटल, एनएचएल है, म्यूनसिपैलिटी की है, वीएस हॉस्पिटल है, वारीलाल हॉस्पिटल बोलते हैं, और उसके बाद एलजी हॉस्पिटल, ऐसे ही नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल है, तो ऐसे उसके नीचे म्यूनसिपैलिटी भी 3 हॉस्पिटल है। तो भाई हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है वहाँ तक ये होता है कि एनेस्थीसिया वाले ही आईसीयू संभालते हैं। तो ये है कि एनेस्थीसिया एंड आईसीयू मेरा स्पेशलिटी था। तो ये हो गया कि भाई आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो जॉब कैटेगरी के हिसाब से सैलरी, यानी मेरी हुआ करती थी, कहने का मतलब था 25,000 रुपया, 25,000 वहाँ का रियाल। व्हेन आई केम बैक 26,000 रियाल मेरी सैलरी हुआ करती थी। आज जो मैं देख रहा हूँ, जब मैंने अपडेट किया अपने आप को, जो मुझे इंटरनेट से पता चल रहा है, और हालांकि एक बंदा भी गया, तो नाउ द सैलरीज आर, कंसल्टेंट्स की सैलरी है वो 50,000 से 70,000 रियाल तक जा सकती है। 50,000 से 70,000 रियाल, आप रियाल को कन्वर्ट कर दीजिए, आप देखिए रूपी रियाल का रेशियो में भी 22-25 रुपया होगा, तो यानी 70,000 रियाल यानी हो जाता है 15-17 लाख रुपया, यानी या 15-70 यानी 72 या 15-17 लाख रुपया पर मंथ। स्पेशलिस्ट की जो सैलरी है वो 25 से 50,000 रियाल तक जाती है, और उसके बाद आता है रजिस्ट्रार की सैलरी होती है 8 से यानी 15 से 25 तक, और रेजिडेंट की सैलरी आती है 8 से 15। तो नीचे से लेकर ऊपर जाते हैं, 8 से 15 हो गया रेजिडेंट, 15 से 25 हो गया रजिस्ट्रार, और हो गया 15 से 25 हो गया रजिस्ट्रार, उसके बाद स्पेशलिस्ट हो गया 25 से 50, और कंसल्टेंट हो गया 50 से 70। तो भाई हो गया स्पेशलिस्ट कौन है। भाई स्पेशलिस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी, जब बात करें कंसल्टेंट ए बी की बात हो गई, स्पेशलिस्ट कौन है, तो भाई स्पेशलिस्ट वो है जो एमडी या एमएस कर चुका है और उसके पास कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। रजिस्ट्रार कौन है, जो सिर्फ एमबीबीएस है, या एक बीच में किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर मैं डिप्लोमा एनेस्थीसिया करता हूँ तो क्या मेरे को वहाँ से जॉब मिलेगी। जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन आपको रजिस्ट्रार की जॉब मिलेगी, आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते। स्पेशलिस्ट के लिए एमडी इज द मिनिमम। सो एज अ डीए यू कैन बी ओनली रजिस्ट्रार। यहाँ डीए के बाद आप डीएन भी करते हो तो फिर आपको स्पेशलिस्ट की जॉब मिल सकती है। और रेजिडेंट्स है वो तो वहीं के होते हैं जो एमबीबीएस यानी कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो लोग हैं वो रेजिडेंट्स कहे जाते हैं। तो हो गया ये सैलरीज का डिस्कस हो गया, कैटेगरीज हो गया। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट का कुछ होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट पर ये है कि आपकी वैलिड डिग्री है, आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, अपने अपने होम स्टेट में, अपने होम कंट्री में आपके पास एक क्वालिफाइड वैलिड डिग्री है, वो तो उन लोग कर ही देंगे, दे विल वेरीफाइड। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट के लिए, जो मेन रिक्वायरमेंट है, आपको मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस आफ्टर योर क्वालिफिकेशन डिग्री। यानी अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो आप एमडी हो गए हो, लेकिन एमडी के बाद 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो सकता है एक हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, जो भी, लेकिन वंस यू हैव फिनिश्ड 3 years ऑफ वर्क in your country after doing your MDMS, then you qualify for becoming a specialist। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है, आप तुरंत पास होके वहाँ जाओगे, मान लो आप MDMS हो और 1 साल के बाद ही आप जाना चाहते हो, तो आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन आपको रजिस्ट्रार की जॉब मिलेगी, आपको स्पेशलिस्ट की जॉब नहीं मिलेगी। तो जो लोग पूछे थे हैंड्स ऑन वर्क की बात, तो हैंड्स ऑन वर्क का ये है कि रेजिडेंसी में मान लो आपको हैंड्स ऑन वर्क मिला, नहीं मिला, या कम मिला, या सुपरवाइज वर्क मिला, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं मिला,
तो मैं कब से आपको यही कह रहा था कि डिग्री आने के बाद डायरेक्टली कोई आपको ऐसे एम्प्लॉय नहीं करेगा। भाई वो तो भी देखेगा ना, कि पेशेंट भी देखेगा ना प्राइवेट में, कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप काम करना जानते हो, रिजल्ट दे पाओगे। तो इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है कि 3 साल हो गए तो आप स्पेशलिस्ट तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, 3 साल नहीं हुए तो आप रजिस्ट्रार ही रहोगे, किसी कंसल्टेंट के अंदर में काम करो। So this is the minimum requirement both for consultant also. He should have 3 years after MCH, DM or whatever degree he has, and you should have MDMS के बाद भी 3 years का आपको experience चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है what are the different perks that are allotted beyond salary। तो beyond salary ये है कि minimum first requirement तो है घर। तो भाई होता है कई सारे हॉस्पिटल है, कई सारे हॉस्पिटल है जिसमें कैंपसेस बने हुए हैं, बड़े बड़े खूबसूरत से कैंपस है। कैंपस में यानी विलाज होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको वहाँ पर वो घर या बंगला या मिल सकता है। जनरली जो बंगला होता है या बड़ा घर होता है वो कंसल्टेंट्स को मिलता है, स्पेशलिस्ट को उससे छोटा घर मिलता है। यानी मान लो 4 बेडरूम 5 बेडरूम वाला जो घर है वो कंसल्टेंट को मिले, 3 to 4 बेडरूम वाला स्पेशलिस्ट को मिलेगा, रजिस्ट्रार को 2 to 3 बेडरूम वाला घर मिलेगा। घर तो क्या होते हैं, घर वेल फर्निश्ड घर होते हैं, जैसे और किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं। घर में आप घुस जाओ, सिर्फ बैग लेके घुस जाओ, आपको सब कुछ वहाँ मिलता है। मान लो किसी ने वो घर यूज़ अगर पहले किया हुआ है तो आप वहाँ जाते हैं, थोड़ा फर्नीचर कुछ मान लो थोड़ा डैमेज हुआ है कुछ है, वहाँ आपको प्लेट से लेके चम्मच से लेके प्लेट चम्मच क्रॉकरी माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन एवरीथिंग देयर इज देयर इन द हाउस। बड़ा सा यानी वो है। नेचुरली यू हैव अ बाथरूम, you have a bathroom, attached bathroom with sometimes in a very good campus there may be tub also, there is everything is there। कहने का मतलब सेंट्रलाइज एसी घर होते हैं, फर्नीचर वाले होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, किचन में भी प्लेटफॉर्म्स है, कैबिनेट्स है, सब कुछ अरेंज होता है। अगर आपका अच्छा हॉस्पिटल है, जनरली जो स्टेट कैपिटल्स के जो हॉस्पिटल होते हैं वो ऐसे बढ़िया इक्विप्ड होते हैं। अच्छा आप ये घर ले सकते हो, लेकिन आप ये घर लोगे तो आपका ये पर्क हो गया कि आपको गवर्नमेंट घर दे रही है। लेकिन मान लो आप बोलते हो मैं ये घर लेना नहीं चाहता, तो फिर एडिशनल पर्क में क्या आता है, आप बोलोगे कि मैं हॉस्पिटल के बाहर जो फ्लैट्स लगे हुए हैं जो घर है मैं वहाँ रेंट पे घर ले लूँगा। इसमें ये होगा कि उन लोग जो है 3 बेसिक सैलरीज, मान लो आपकी बेसिक सैलरी है 20,000 या 25,000, आपका मेन सैलरी है 40,000 लेकिन बेसिक सैलरी है 25,000, तो फिर आपको 25,000 सैलरी यानी 325 to 375,000 रियाल्स पर ईयर वो आपको हाउस रेंट अलाउंस देते हैं। ये वन टाइम आता है, मान लो 6 महीने के बाद वो वन टाइम पे आता है। तो 75,000 दैट मीन्स इफ यू डिवाइड इनटू 12 months देन इट बिकम्स व्हाट 6.5 nearly 6,500 रियाल्स। तो भाई ऐसा कोई घर नहीं है वहाँ की जो 6,500 रियाल का किराया लेता हो। तो अच्छा से अच्छा बढ़िया सा फ्लैट लोगे तो मान लो आपको 2,000 में मिल जाए, 1,500 में भी मिलता है, 2,000 में मिलता है, 2,500 में मान लो एक अच्छा फ्लैट मिल जाए। आप वहाँ पर अपने जो है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेडीमेड फर्नीचर जो IKEA के फर्नीचर होते हैं वो फर्नीचर्स ले लो, कर्टन्स ले लो, सब ले लो, घर को अपनी तरह से बनाओ, वॉशिंग मशीन, ये सब वन टाइम एक्सपेंस है। मान लो आपने सोचा है कि मैं अगर चाहता हूँ कि 3 4 5 साल रहना चाहता हूँ तो क्यों ही ना नया सब खरीदा, नया फ्रिज, नया टीवी, नया सब कुछ खरीद लीजिए। और उस टाइम का है तो आपका मान लो आपने 2,500 दिया किराया, दूसरा खर्चा आपका 2,500 निकल, तकरीबन हाउस रेंट में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा खर्चा। आपका खर्चा हाउस रेंट जो 75,000 है उसी में पूरे साल का खर्चा निकल गया, यानी आपकी सैलरी है पूरी की पूरी बचेगी। दूसरे पर्क्स क्या होते हैं, दूसरे पर्क्स ये होते हैं कि मान लो कई बार आप अगर जाते हो कहीं कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाते हो तो आपको TAD अलाउंस मिलता है, आपको एयर टिकट मिलती है, वहाँ जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ होटल्स वगैरह सब अरेंज होते हैं, वहीं आपको रहना होता है। ये लोग भूल जाते हैं, टिकट्स ले लेते हैं, होटल में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस 2 दिन स्पॉन्सर किया हुआ है, आप अटेंड करके वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद आपको लिखना होता है मैं कॉन्फ्रेंस में क्या करके आया क्या नहीं, और वो अप्लाई करके लिख के लेटर अगर आप ऑफिस में जो है हॉस्पिटल एडमिन का हेड है उसे साइन करके ऑफिस में देते हो तो आपको TAD अलाउंस इस तरह का भी मिलता है। आपको आने जाने के टिकट मिलते हैं, एयर टिकट फॉर होम कंट्री। मान लो आप दिल्ली से, आप दिल्ली का यानी इंडिया में इफ यू आर कमिंग थ्रू साउदी एयरलाइंस आओगे तो आपको मिलेगा आपके होम जो आपका वहाँ पर जो आप जहाँ रहते हो, मान लो आभा में रहते हो,
रियाद, जेद्दा, जहाँ भी है, तो वो सिटी जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ से लेके, वहाँ हो सकता है कि वहाँ से लेके, मान लो आप कहीं पेरीफेरी में रहते हो तो वहाँ से जेद्दा, वहाँ से रियाद, वहाँ से मेन सिटी है दमाम, और फिर दमाम से बॉम्बे, दमाम से दिल्ली, पूरी टिकट्स आपको दी जाती है। मान लो इंडिया में जो है, फाइनल पॉइंट में इंडिया में है, सऊदी एयरलाइंस कहाँ आती है? सऊदी हैदराबाद आती है, बेंगलोर आती है, फिर यहाँ आती है, बॉम्बे आती है, दिल्ली आती है, वहाँ मेन मेन सिटीज़ में आती है, शायद कलकत्ता में भी आती होगी, मैड्रास भी शायद जाती होगी। तो इन सब सिटीज़ का, या त्रिवेंद्रम, डेफिनेटली त्रिवेंद्रम, कोचीन तो जाती ही है, क्योंकि केरलाइट्स की काफ़ी सारी पॉपुलेशन है। तो इन सब कंट्रीज़ में, इन सब सिटीज़ में जाती है, वहाँ की आपको एयर टिकट देते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों की टिकट टू एंड फ्रो की देते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक वो देते हैं, जो 18 साल के हो जाए तब तक उनकी भी टिकट मिलती है। तो ये तो हो गया आपके पर्क्स। इसके बाद जो है कि भाई व्हाट आर द इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ द प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। भाई प्राइवेट की सैलरी है कि मान लो थोड़ा थोड़ा इसके आजू बाजू होता है, मान लो थोड़ा कम ही साइड रहेगा, लेकिन प्राइवेट में ये हो सकता है कि मान लो सैलरी प्लस इंसेंटिव दे, मान लो वो सैलरी आपको 20,000 देता है, तो वो केस बाय केस आपको इंसेंटिव भी देता है। यानी प्रोसीजर्स वगैरह करते हो, सर्जरी वगैरह करते हो, उसमें आप जो है हॉस्पिटल के साथ शेयरिंग करोगे, जैसा इंडिया के हॉस्पिटल्स में भी होता है। तो इंडिया के हॉस्पिटल्स में जो है कंसल्टेंट्स ये है, सैलरीज किस तरह की होती है, इसके बाद इंडिया के जॉब्स का तो वीडियो सीरीज पूरा बाकी ही है, बिकॉज majority of you are going to practice in India, but there was a lot of demand for the Middle East job, so I started discussing Middle East job। एक के बाद एक सब कुछ आएगा, आप तो अभी पीजे के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यह है कि एनेस्थेटिस्ट के लिए ना जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है सैलरी और इंसेंटिव, मान लो गिन लो तकरीबन, लेकिन जो सर्जन्स होते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, इन लोग को तगड़ा फायदा होता है। अगर आप अच्छे सर्जन हो, अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हो, फीमेल यानी गायनेकोलॉजिस्ट, यानी वहाँ तो मेनली क्या है, आपको सीजरियन सेक्शन ही करने होते हैं। हिस्टेक्टोमी तो बहुत रेयरली है, कोई करवाता नहीं है, मान लो किसी का इंडिकेशन आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो ठीक है हिस्टेक्टोमी कर ले, तो वहाँ पर सर्जरी बेस आपको इंसेंटिव होता है। मान लो आप 1 सीजरियन कर लिया, आपको 1000 रियाल मिल गया, मान लो ऐसे 30 सीजरियन कर दिए, 50 सीजरियन कर, तो 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उस जमाने में जब हमारी सैलरी आज के कंपेयर में आधी हुआ करती थी, मैं जानता हूँ हमारा आबा प्राइवेट हॉस्पिटल, आबा जो सिटी था, खूबसूरत सा शहर, 6,800 अबव द सी लेवल, खूबसूरत माहौल, एकदम ही यानी पीस, यानी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, बारिश होती है, पानी का छोटा सा डैम भी लगा हुआ है, क्लाउड्स है, काफ़ी सारे पिकनिक पॉइंट्स है पहाड़ों में, इस तरह का खूबसूरत जो है शहर वहाँ मैं रहता था, वहाँ आबा प्राइवेट हॉस्पिटल भी थी। मैं जानता हूँ एक डॉक्टर बसंती को, जो कश्मीरी हुआ करती थी, वो कश्मीरी गायनेकोलॉजिस्ट थी, कश्मीरी पंडित थी, उनकी मैरिज कश्मीरी किसी दूसरे डॉक्टर से हुई थी, मगर डॉक्टर बसंती थी बहुत ही फेमस थी। डॉक्टर बसंती थी, मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करती थी, देन शी शिफ्टेड टू आबा प्राइवेट, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल भी आबा से लगा हुआ शहर, जो खमीस मुशहत है, जो मैं बताया था, जहाँ एयरफोर्स बेस है, अमेरिकन एयरफोर्स बेस है, वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल भी है। तो वो चली गई आबा प्राइवेट, और आबा प्राइवेट में बसंती क्या ही कमाती थी। मान लो बसंती सैलरी क्या है, बैग लेके पैसा लेके निकलती थी हर महीना, कुछ कैश का भी पैसा जैसे बैंक में से उठाते हैं, तो मान लो 1 लाख रियाल उस टाइम डॉक्टर बसंती कमाती थी। तो जब हम लोग 25,000 कमाते थे, तब डॉक्टर बसंती एवरी मंथ 1 लाख रियाल कमाती थी। अगर आज के ज़माने में गिरोगे तो वो हो जाएगा 2 लाख रियाल। 2 लाख रियाल यानी क्या होता है दोस्तों? 2 लाख रियाल होता है यानी 50 से 60 लाख रुपया पर मंथ, इस तरह की कमाई उनकी होती थी। तो ये हो गया कि प्राइवेट और इसमें डिफरेंस है। प्राइवेट और इसमें छुट्टी भी कम मिलती है प्राइवेट में, और 1 टाइम टिकट ही मिलती है। कहीं ना कहीं ये होता है कि प्राइवेट में आपको ये होता है कि प्राइवेट में आपको लगता है कि मैं शायद यानी कंट्रोल बाय द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, और गवर्नमेंट में होता है यू आर नॉट इन एनीबॉडीज कंट्रोल, बेसिकली गवर्नमेंट इज एम्प्लॉइंग यू। आप गवर्नमेंट सिस्टम में कहीं पर भी कहाँ तक भी कंप्लेन कर सकते हैं, आपको सिक्योरिटी फील होती है। जैसे यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब हो तो कैसा आपको सुकून फील होता है, प्राइवेट जॉब हो थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं पर्टिकुलरली पर सर्जन, देन दे में टेल यू कि इस महीने आपने 5 सर्जरी कम की है, सो प्लीज डू मोर सर्जरी सो दैट दे वांट टू सी देयर मॉडल प्रॉफिटेबल। ये सभी जगह होता है दुनिया में। रोज आता है कि भाई वर्किंग आवर्स और ड्यूटी क्या होता है। तो जनरली वर्किंग आवर्स एंड ड्यूटी क्या होती है?
पर ये है कि 40-48 आवर्स वो तो सब जगह रहता है। एंड टिपिकली इन साउदी हॉस्पिटल इफ यू सी वर्किंग आवर होता है 7:30 AM, द हॉस्पिटल स्टार्ट्स, द वर्क स्टार्ट्स and it's go to 4:30, 7:30 to 4:30. In between 1 hour you can have a lunch break, depends on your department and what kind of department you are. जो मेडिसिन वाले होते हैं और डिपार्टमेंट होते हैं, सुबह यानी होता है 12-1 बजे वो आराम से छुट्टी ले सकते हैं कि मैं घर जाके खाना खा के आ रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने पेशेंट देख लिए, राउंड ले लिए, सब कुछ कर लिया, आज मेरा कॉल नहीं है, तो घर जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर वापस 3 बजे आते हैं, 3 से 4 तक वो सब करते हैं और फिर वो घर निकल जाते हैं। और उसके बाद जो होते हैं 4:30 के बाद यानी तकरीबन 3 बजे के बाद ही ऑन कॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन आप ऑन कॉल हो तो पूरी रात ऑन कॉल रहोगे। फिर होता है वीकेंड 2 दिन होता है, तो वीकेंड 2 दिन होता है। हम जब पहले गए थे तो थर्सडे फ्राइडे वीकेंड हुआ करता था, यानी वीकेंड की छुट्टी थर्सडे फ्राइडे। इनिशियली ये था कि थर्सडे को हाफ डे था, फ्राइडे को फुल डे लीव मिलती थी, क्योंकि फ्राइडे आपको पता है कि इस्लाम में फ्राइडे की नमाज बहुत बड़ी नमाज होती है, तो फ्राइडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस वाइज ऑल्सो। सो फ्राइडे वॉज अ होल डे, थर्सडे वॉज अ हाफ डे। लेकिन उसके बाद हुआ कि भाई थर्सडे फ्राइडे फुल डे हो गया। लेकिन जैसे कॉमर्शलाइजेशन बढ़ गया, वहाँ की भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जब इंटीग्रेट होते गए दुनिया से, तो इन्होंने देखा हम तो सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीन ही दिन ट्रेड कर रहे हैं, हमारा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो खाली जा रहा है। तो वर्ल्ड से ट्रेड करने में उनको दिक्कत आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया कि भाई फ्राइडे और सैटरडे कर दिया ये वीकेंड, नॉट यानी थर्सडे फ्राइडे में, तो फ्राइडे सैटरडे आपका वीकेंड रहेगा, दोनों ही दिन पूरा दिन छुट्टी रहेगी, और संडे से लेके आप थर्सडे तक आपका वो वीक डेज रहेगा। यानी डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। लाइक मान लो एनेस्थीसिया है, अगर 5 जन 6 जन अगर एनेस्थीसिया वाले हो तो आप एक एक दिन अपना ड्यूटी डिवाइड कर लोगे। जो ऑन कॉल वगैरह रोस्टर वगैरह रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर यानी जो रोस्टर वगैरह जो बनाना है डिपार्टमेंट में, जो आप कोई एचओडी है आपका या जो भी इंटरनली डिपार्टमेंट में ही आप ड्यूटी एडजस्ट करोगे। लोग उसमें बहुत इंटरफियर नहीं करते, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफियर नहीं करता, वो चाहता है कि रोज एक जन ऑन कॉल हो। मान लो अगर आप 3 जन हैं तो फिर एवरी थर्ड डे ऑन कॉल लेना पड़ेगा, एवरी थर्ड वीकेंड लेना पड़ेगा। 5 जन हो तो फिर 1 डे इन अ वीक आएगा, और वंस इन अ मंथ आपका, या वंस इन मंथ के उसके बाद यानी आफ्टर 4 वीक्स यू विल गेट 1 वीकेंड कॉल। तो 1 ही वीकेंड कॉल ले, तो इस तरह से सब काम चलता है। तो ये तो हो गया ना। फिर आपको छुट्टी मिलती है, 45 दिन की छुट्टी होती है, ये भी मैं वर्क आवर्स में कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर हज होती है, 5 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन आप वहाँ हो फॉरेनर हो और आप 5 दिन काम ही करोगे। ईद जो होती है, रमादान ईद होती है, उसमें 4 दिन की छुट्टी है, तो आप 4 दिन काम ही करोगे। उनका नेशनल डे इंडिपेंडेंस डे जैसे हमारा 15 अगस्त हो गया, हो सका उनका नेशनल डे, उसमें 2 दिन छुट्टी मिली, उसमें भी आप काम करोगे, तो वो हो गया 5 और 4 9 और 2 11। तो 11 दिन की भी एक्स्ट्रा लीव मिलती है। 45 दिन को आप ऐड कर लो, फ्राइडे सैटरडे बीच में वीकेंड डाल दो, तो आपको मान लो 55 से 60 दिन का आपको छुट्टी मिलता है। ये पूरी छुट्टी मैं पेड में गिन लेता हूँ, ये सब पेड वेकेशन है, ये सब पेड लीव है। अगर आप बहुत अच्छा काम किए हैं, अगर आपका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका डायरेक्टर आपसे बहुत खुश है, तो आप उसको बोलो कि यार मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया, एक्स्ट्रा इमरजेंसीज किया, तो कैन आई गेट एक्स्ट्रा डेज। तो वो मान लो इसके ऊपर है एक्स्ट्रा डेज, 5 दिन 7 दिन वो एक्स्ट्रा डेज भी आपको दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा डेज भी मैं ऐड करता था। ऐसा एक टाइम था जब मैं 75 दिन छुट्टी पे आया था, 80 दिन यहाँ छुट्टी ले रहा था, 2 वीक्स मैंने एक्स्ट्रा डेज मांगे हैं। इस तरह का काम, जैसा काम वैसा सब लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, सब लोग आपको बिहेव करते हैं। तो इसके बाद आता है कि भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन, विच आर द ब्रांचेस दैट आर इन डिमांड। तो भाई कौन सी ब्रांचेस डिमांड है? नेचुरली रेयर ब्रांचेस। उन्होंने कुछ डिफाइन किए हुए कि रेयर ब्रांचेस, तो विच आर द रेयर ब्रांचेस? बाय एनेस्थीसिया दे हैव पुट एज अ रेयर ब्रांच, क्योंकि लोग कम मिलते हैं। इमरजेंसी में भी एनेस्थीसिया का रोल है, आईसीयू में भी है, ओटी में तो है ही है। सो नेचुरली एनेस्थीसिया इज अ रेयर ब्रांच, और रेयर ब्रांच की सैलरीज वो है 25 to 40% इज मोर देन द अदर ब्रांचेस सैलरी। दूसरी ब्रांचेस कौन सी डिमांड में है? भाई गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस की है, उसमें भी फीमेल ऑब्स्टेट्रिशियन इज इन डिमांड, रेडियोलॉजिस्ट इज इन डिमांड, मेडिसिन सर्जरी भी काफ़ी डिमांड में है, फेशियोमैक्सिलरी सर्जन, डेंटल सर्जन दे आर ऑल्सो इन हाई डिमांड, ऑर्थोपेडिक सर्जन दे आर ऑल्सो इन हाई डिमांड। यानी अगर मैं एकदम 4-5 ब्रांच का अगर बोलूँ तो आप हो गए फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल रेडियोलॉजिस्ट, आप हो गए एनेस्थेटिस्ट, आप हो गए ऑर्थोपेडिक सर्जन, देन यू आर लॉट इन डिमांड। एंड जनरल सर्जन, फिजिशियंस है, इनके लड़के फिजिशियंस तो काफ़ी बन रहे हैं।
सुपर स्पेशलिस्ट भी काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन जनरल सर्जन वर्किंग एज अ जनरल सर्जन इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल जो है लैबोरेटरीज करेगा, जो इमरजेंसीज अटेंड करेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल बिलो देयर दे आर ऑलमोस्ट नॉट देयर। एनेस्थीसिया की स्कैरसिटी लगी रहती है हमेशा, इसलिए थोड़ा वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा आ सकता है। अगर आपके हॉस्पिटल मान लो हाईवे पे है, ट्रॉमास काफ़ी आते हैं, तो इस तरह का तो थोड़ा बहुत रहता है। दूसरा ये है कि भाई आपको जो है आपको क्या है कि भाई वहाँ आप गए, आपको जो है क्या एक और क्वेश्चन है कि डज योर एक्सपीरियंस एंड योर डिग्री डज इट मैटर व्हेन द हॉस्पिटल विच हॉस्पिटल विच सिटी इज अलॉटेड टू यू? डेफिनेटली इट मैटर्स, बिकॉज मान लो आप MCH है, DM है, तो MCH DM की जो है कंसल्टेंट्स है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल में वो लोग पहले फिलअप करेंगे। भले मेरा ही डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल लेकिन हाई ट्रॉमा जोन में था, वहाँ से हाईवे जिद्दा को जाता है तो वहाँ ट्रॉमास काफ़ी आते थे, हेड इंजरीज काफ़ी आती थी। तो मेरे यहाँ न्यूरो सर्जन उन्होंने रखा है, मेरे यहाँ उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रखा है, मेरे यहाँ उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट रखा है, because surgeries are more, medical patients are more, and so I need cardiologist consultations, I need echocardiography, and in ICU is also bigger ICU, like 25 bed ICU in my hospital itself, and there will be patients with ischemia, MI, and all these things. I needed a cardiologist. So even a conservative cardiologist, the cardiologist है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो इस लेवल फेशियो मैक्सिलरी सर्जन है, सो दे नो विच हॉस्पिटल रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ पीपल, तो उस हिसाब से है। तो मान लो आप MCH अगर हो तो आपका यूजुअली सिटी जो होता है, सेंटर जो होता है, यानी जो स्टेट हेड कैपिटल, स्टेट की जो हेड हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल्स, वहीं पर ज़्यादा कंसल्टेंट्स होते हैं। तो अगर स्टेट कैपिटल के हॉस्पिटल में आप हो, कंसल्टेंट हो, वर्क तो ठीक है, वो आपके अकेले थोड़ी होंगे, आपके 4 कंसल्टेंट दूसरे होंगे, उसमें भी इसी तरह से रोस्टर चलेगा, लेकिन फैसिलिटीज़ अफलातून होती है, यानी आपको यानी अच्छा सा घर मिलेगा, फर्निश घर मिलेगा, घर के अंदर वहाँ कई हॉस्पिटल्स ऐसी है जैसे वहाँ स्कूल्स भी वहाँ रह सकते हैं। तो ये है कि भाई आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अब एनेस्थीसिया अगर है, मान लो फ्रेश एनेस्थेटिस्ट हो, तो जनरली नहीं है कि भाई बहुत बिजी और बड़े हॉस्पिटल में मिले, छोटे हॉस्पिटल में 50 बेड, 60 बेड, 100 बेड के हॉस्पिटल में भी आपको कर सकते हैं पहले प्लेसमेंट। लेकिन इफ़ यू आर एन एनेस्थेटिस्ट विद अ गुड बैकग्राउंड, मान लो आप कार्डियक एनेस्थीसिया की है, ऑन्को एनेस्थीसिया की है, जैसे 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको चाहेंगे कि एक अच्छी हॉस्पिटल में रखे जहाँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस आते हो, डिफ़िकल्ट केस आते हो, या सेंट्रल हॉस्पिटल में इसी तरह से आपको प्लेसमेंट, दे नो वे टू प्लेस यू। तो डज द एक्सपीरियंस एंड डिग्री डज मैटर विच हॉस्पिटल इन विच सिटी यू विल बी प्लेस्ड इन। एक और क्वेश्चन है कि भाई क्या हस्बैंड वाइफ को एक साथ एम्प्लॉय करते हैं? डेफिनेटली दे कंसिडर दिस पॉइंट, दिस अ वेरी बिग पॉइंट। तो नेचुरली वो कंट्री है, थोड़ा फैमिली वैल्यू ज़्यादा होता है, लिबरल हो गया लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं सर्जन हूँ, मेरी वाइफ पीडियाट्रिशियन है या ऑब्स्टेट्रिशियन है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे मेरे साथ जो कपल थे, हस्बैंड थे सर्जन हैदराबाद के, वाइफ थे पीडियाट्रिशियन। दूसरा एक कपल था, भाई हस्बैंड था एनेस्थेटिस्ट और वाइफ है वो रजिस्ट्रार थे। दूसरा एक कपल है जहाँ हस्बैंड है या हस्बैंड है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, फिजिशियन है, और वाइफ है वो गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये है कि वो दोनों को एक साथ एम्प्लॉय करते हैं, एक ही हॉस्पिटल में देते। डेफिनेटली कंसिडर दिस पॉइंट कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ ही रहे। अच्छा, ये है कि जब आपको प्लेस किया जाता है तो भाई ये है कि भाई स्कूल्स का क्या, बच्चों का क्या, तो ये है कि मैं एडवाइस करूँगा कि जनरली अगर ऐसे है कि बच्चे मान लो 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं में है, तो फिर आई डोंट थिंक दैट दे शुड स्टडी देयर। वो बाद में बताऊंगा जब लाइफस्टाइल का हम स्टडी करेंगे। लेकिन जब बच्चे छोटे हो, मान लो 2-3 साल का बच्चा है, आप उसका प्राइमरी एजुकेशन करवाना चाहोगे, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर, देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स। तो स्कूल सिस्टम्स में हमारे जो इंटरनेशनल स्कूल्स है वो भी वहाँ पर है बड़े बड़े सिटी में, और DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड आवर इंटरनेशनल स्कूल्स, दे आर गवर्न बाय द इंडियन एम्बेसी, और ये सब ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल्स तो मिलिट्री हॉस्पिटल के कैंपस में है ही। लेकिन हमारा जो इंडियन एम्बेसी है उसके कंट्रोल में DPS और इंटरनेशनल स्कूल्स है, वो कई बड़े सिटीज़ में है। तो आप कह सकते हो कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा 5-6 साल का हो गया है, एजुकेशन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी, सो प्लीज़ गिव मी अ प्लेस वेयर वंस यू गो देन दे अलॉट। एक्चुअली आप कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हो, आपको तो दिया है रियाद का, दिया है रियाद रीजन, आबा रीजन, वो दिया। तो वहाँ जब जा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो भी थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा प्रोसेस। तो
वहाँ बोलोगे मेरा बच्चा का प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ है, तो एक ही हॉस्पिटल चाहिए, दूसरा ऐसा सेंटर चाहिए जहाँ मेरे बच्चे का स्कूलिंग भी हो जाए, तो वो भी कंसीडर वो करते हैं। थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा जाने से पहले भी थोड़ा रिसर्च करोगे तो वो ठीक रहेगा। तो ये हो गया, ये प्रश्न हो गया। उसके बाद है कि भाई कौन सी ब्रांचेस डिमांड होगी, कौन से ए एंड बी, वर्किंग आवर्स हो गया, भाई प्रोफेशनल इंडेमनिटी और मेडिको लीगल सिस्टम का क्या है। भाई हम जब गए, शुरुआत में जब गए, ये 2004 की बात है, तो उस टाइम तो कुछ था ही नहीं। मान लो कोई कंप्लेन हो गई, कुछ हो गई, तो अगर पैसा भरना है, कुछ पनिशमेंट किसी को हो गई, कोई गिल्टी पाया गया, तो फिर वो जो है वो पैसा पूरा आपको ही भरना होता था। लेकिन आफ्टर 3 to 4 years फिर जब होने लग गए, केसेस होने लगे, फेक डिग्रीज आने लगी, तो सऊदी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होने लग गया। हमारा तो ये था कि भाई हम थे, रहे स्पेशलिटी थे, अच्छा परफॉर्मेंस था, तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट ने एक गेजेट निकाला, एक पेपर निकाला कि भाई अगर डायरेक्टर जो है वो देखता है कि उनकी हॉस्पिटल में मान लो कोई डॉक्टर्स हैं जो उनको लगते हैं कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और 3 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, so they can fill up the form, they can recommend this doctor, and they can directly give them registration without exam. So they made them permanent. So मेरा वो केस था कि भाई जो डायरेक्टर थे उन्होंने साथ में बुलाया कि भाई आप ये हैं कि हम आपको चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म रहिए, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करवाएंगे विदाउट एग्जाम। सो दे आस्क्ड मी टू फिल अप द फॉर्म एंड साइन द फॉर्म, एंड हिमसेल्फ रिकमेंडेड, और मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद इन्होंने सिस्टम निकाला कि जब आप आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हो, हर एक साल आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, एट द एंड ऑफ लाइक 6 months दे विल आस्क यू कि भाई नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपको रिन्यू करना है या नहीं। तो अगर रिन्यू करना है तो फिर आप वो साइन करोगे, सब वो करोगे, तो जब साइन करोगे यानी पहली बार जब रिन्यू करोगे तो आपको मांगेंगे कि 3 years ऑफ यानी प्रोफेशनल इंडिमनिटी का इंश्योरेंस चाहिए। तो अभी वहाँ प्राइवेट काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई है, तो आप है कि भाई जो एनेस्थीसिया है तो आपको बोलेंगे कि आप कितने का इंश्योरेंस लोगे, तो मिनिमम स्पेसिफाइड है, जैसे एनेस्थीसिया हो गया, न्यूरोसर्जन हो गया, काफ़ी डिमांडिंग, काफ़ी हाई रिस्क ब्रांच है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हाई रिस्क ब्रांच है, ऑब्स्टेट्रिशियन, तो आपको बोलोगे आप 1 लाख यानी 1 million रियाल का तो आपको लेना ही है। तो उसके कैटेगरी के हिसाब से आपका जो इंश्योरेंस होता है उसका जो भी आपका ईएमआई है वो बोलेंगे कि क्या इंश्योरेंस का जो भी बोलेंगे, जो सालाना जो भरना होता है वो आपको भरो, 3 साल का एक साथ ले लो, वो आप कॉन्ट्रैक्ट में लगा दो, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। फिर आगे के मेडिको लीगल सिस्टम क्या होता है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होते हैं, परेशान होने की बात है नहीं है, कैसे है, लोग डराते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ से गुजर चुका हूँ। एक समय था जब मैं ये इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी में भी था। मान लो एक हॉस्पिटल है, वहाँ कोई केस हुआ है, वहाँ कोई मेडिकल निग्लिजेंस का केस हुआ है, तो आई एम इन द कमिटी हु गोज देयर एंड investigates the hospital, the system, and the facilities and the doctors, and then I have to prepare the report to see that the hospital is qualified enough, the consultant is qualified enough, and has there been any negligence to see to it दैट की हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, डॉक्टर को सजा दी जाए। ये सब माथा पच्ची भी मैं कर चुका हूँ, मेरे से इन्होंने करवाई, इन सिस्टम में मैं सब कुछ काम कर चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ दोस्तों। तो मेरी बात है वो सीरियस लीजिए, मेरी बात आप बिल्कुल ऑथेंटिक लीजिए। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। क्या हमने कर क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरीज, सैलरी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया, व्हाट आर द पर्क्स दैट आर अलॉटेड, सैलरीज इन प्राइवेट इन दिस, द डिफरेंस इन द सैलरी। या एक क्वेश्चन रह गया, क्या कोई डिफरेंस है सैलरीज ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, यानी हो गया। मैं जो बात किया आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया और नेशनल गार्ड हो गया। तो क्या इन लोगों की सैलरीज में डिफरेंस होता है? डेफिनेटली डिफरेंस है। जिस तरह के MOH की सैलरी है वो सबसे लो है, इससे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है और उससे ज़्यादा नेशनल गार्ड की है। तो सोचो अगर आपकी सैलरी 50,000 है विद 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी काउंट कैसे की जाती है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मान लो 40-50 हज़ार रियाल एज एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट, या 50-60-70 हज़ार रियाल विद एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ऑफ 15 years एक्सपीरियंस, तो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ, मान लो मेरी 50,000 यहाँ है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेरी 70,000 का 1 लाख रियाल उसका सैलरी डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होगा। नेशनल गार्ड में उससे भी 20-25% ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी हाईली रेटेड हॉस्पिटल, बहुत ही यानी उनका स्टैंडर्ड हाई है जो भी है। लेकिन हमको ज़्यादा जॉब्स तो MOH में ही मिलते हैं। वर्किंग आवर्स ड्यूटी हो गया, कंसल्टेंट AB हो गया, ब्रांचेस का हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया, डज क्वालिफिकेशन मैटर इन द सिटी और अलॉटेड। आई होप आई गिव यू अ गुड insight about the different working patterns, the consultants, the salaries, and whatever this idea of this video is
to make it like a Q&A session, make it more interesting. I hope it was an interesting session. Please like, share and subscribe my channel if you like my content. Next up आएंगे lifestyle in Saudi Arabia when you're actually doing a job. Contract कैसे साइन होता है, सैलरीज कैसे आपकी बनाई जाती है, और फिर आप कैसे वहाँ लाइफ गुजारोगे, खर्चा कितना होता है, इनिशियल खर्चा क्या होता है, बाहर अगर हाउस सेटअप करना है तो क्या करोगे, और क्या क्या आप रिक्रिएशन कर सकते हो, कैसे लाइफ गुजार सकते हो, तो ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में. मे बी टुमारो और मंडे मॉर्निंग आई कैन पोस्ट दिस. ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव. और मैं सोच रहा हूँ कि एक यानी सब कुछ है ठीक है, थोड़ा हर्डल आया है, लेकिन एवरीबडी रिलैक्स, काम डाउन, वेट फॉर योर टर्न, फिल अप द पोजीशंस. आई थिंक यू आर श्योर अबाउट व्हाट यू वांट. ये सब बातें जो है वो MDMS उसके 3 साल बाद सोचने हैं बच्चों. लेकिन यू आर वांटेड टू नो दैट वे आर गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ अ कैरियर यू वांट. सो आई वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग दिस वीडियो and I was sharing my own experience. Who can be better, a guide when talking about Saudi Arabia and the work in the Middle East. Thank you very much. Good night. Have a good day tomorrow morning. Weekend.